गुड मॉर्निंग दोस्तों। कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एंड आज के दिन हम जीएसटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। बेसिकली इस चैप्टर में अपने सेक्शन 9 सेक्शन 5 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड इसके बाद अपने जीएसटी का एक अनदर चैप्टर करेंगे जिसमें सप्लाई के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या रहता है कि हर एक एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन रहती है। चार्जिंग सेक्शन डिफाइन करती है कि किस समय वो टैक्स लगेगा। ओके, सीजीएसटी एक्ट के केस में ये सेक्शन 9 है। ओके, तो सेक्शन 9 कहती क्या है वो एक बार देख लेते हैं। देखते हैं। ओके, तो सीजीएसटी की सेक्शन 9 क्या बोलती है? सीजीएसटी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स service or both exempt alcoholic liquor for human consumption at the rate notified by government shall not exceed 20% of the value determined under section 15 of CGST Act payable by a taxable person। ओके, ये सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 है, चार्जिंग सेक्शन, जो क्या बोलता है कि जो सीजीएसटी लगेगा वो विद इन द स्टेट अगर सप्लाई हुई है गुड्स सर्विस ये दोनों की एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को अलग करके तो उसमें लगेगा। ओके, पहली बात तो ये बोलता है। एंड दूसरी बात क्या बोलता है कि जिसकी जो रेट नोटिफाई होगी वो गवर्नमेंट करेगी। ओके, और ये रेट 20% जो उस सप्लाई की वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम। और ये जो 20% है ये सीजीएसटी की रेट है। अगर यहाँ एसजीएसटी भी होता तो उसका 20% हो जाता है। ओके, तो मैक्सिमम 40% है दोनों को मिला के। और आईजीएसटी के केस में ये क्या है, 40% मैक्सिमम लिमिट है। ओके, एंड उसके बाद क्या बोलता है, पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। बेसिकली टैक्सेबल पर्सन होता क्या है? पर्सन जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर है वो तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आता ही आता है। एंड ऐसा पर्सन जो जीएसटी में अभी रजिस्टर नहीं है बट उसकी जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट है टर्नओवर की वो एक्सीड कर गई है, पहली बात तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है ठीक है जिसके अंतर्गत उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो वो भी क्या है, लाइबल टू रजिस्टर है। ओके, इन दो केसेस में, और भी बहुत केसेस हो गए, बेसिकली अपने उन्होंने 2 केस देखे हैं। ठीक है, तो वो है टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आएगा एंड उसको क्या है, जीएसटी उसने जो सप्लाई की है उस पर लगेगा। ओके, थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं अपने कि क्या बोला है बुक में। ये वाला जो पार्ट है आपका ये बेयर एक्ट का पार्ट है। एंड इसके बाद इंस्टीट्यूट ने इसको विश्लेषण करके बताया हुआ है, वो अपने पढ़ेंगे। ओके, एंड वहीं से अपने देखेंगे। ठीक है, जैसे ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है। ओके, लिख लेते हैं 9 सबसेक्शन 1। तो ये क्या बोलता है, सीजीएसटी शैल बी लेविड ओके ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, इनके बाद क्या बोलता है कि वो जो पेड होगा वो टैक्सेबल पर्सन से पे होगा। ठीक है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ये लगेगा नहीं। ओके, और ये कौन सी वैल्यू पे लगेगा, जो वैल्यू डिटरमाइन हुई है अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये इसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो अपना एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें अपने सेक्शन 15 एंड और भी अगर उसमें कोई चीज़ें रहेंगी, बेसिकली जो रूल्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो अपने नहीं पढ़ेंगे। एंड सेक्शन 15 है वो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे और वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, एंड रेट जो होगी वो मैक्सिमम 20% होगी। ओके, और ये सीजीएसटी की रेट है, एसजीएसटी की रेट 20% अलग से होगी। ठीक है,
जैसे इसमें खुद ही बता रखा है ये 40% रहेगी IGST के केस में। तो बेसिकली ये तो आपको समझ आया, इंटरेस्ट रेट्स आपको समझ आ चुका है। ओके, उसके बाद एक गुड्स सर्विस, ये दो चीज़ और दे रखी है। ठीक है, तो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज को डिफाइन किया गया। गुड्स को कैसे डिफाइन किया? एनी काइंड ऑफ मूवेबल, ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये गुड्स की डेफिनेशन है। ओके, एंड सर्विस की डेफिनेशन भी गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बता रखी है। तो उसमें क्या बोलती है गवर्नमेंट? एनीथिंग अदर देन गुड्स आर सर्विसेज। ओके, बट इसमें भी क्या है, एक्सक्लूड क्या है इन्होंने? मनी एंड सिक्योरिटीज। और इंक्लूड क्या रखा है? इंक्लूड रखा है इन्होंने अगर आप सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करवाने की सर्विस दे रहे हो, तो जो सर्विस दे रहे हो वो फैसिलिटेट करवाने की, उस पर जीएसटी आएगा, गवर्नमेंट बोलती है। और अगर आप मनी का कन्वर्जन कर रहे हो, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड जो कन्वर्ट करने की आप सर्विस दे रहे हो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, गवर्नमेंट बोलती है। ओके, तो ये अपने सेक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं अपने, सॉरी, देखो ये अपने गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूड में क्या है? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ओके, एंड ये और चीज़ दी हुई है। ठीक है, एंड अभी अब सर्विस की भी डेफिनेशन देख ही लेते हैं। ओके, उससे पहले एक टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन आई है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो टैक्सेबल पर्सन क्या है? जो रजिस्टर में जीएसटी में रजिस्टर है और लाइबल टू बी रजिस्टर है। लाइबल टू बी रजिस्टर के अपने दो एग्जांपल देख लिए हैं। पहला एग्जांपल तो है कि उसने क्या है, टर्न ओवर एक्सीड कर दिया है किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, एंड उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की लाइबिलिटी आ चुकी है और वो अभी तक रजिस्टर नहीं है। ओके, एंड दूसरा क्या देखा था अपनों ने? दूसरा ये देखा था कि अब कोई पर्सन ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर का उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की लायबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये एक्ट में लिखा हुआ। ओके, एक बार आप पढ़ लेना। ओके, एंड ये आ गई सर्विस की डेफिनेशन। तो सर्विस की डेफिनेशन में क्या बोला है? अदर देन गुड्स है, उसमें मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं है। और इंक्लूड क्या क्या है? मनी को कन्वर्ट कर रहे हो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, एंड दूसरी क्या है? आप सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करवाने की सर्विस दे रहे हो, तो ये भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आएगा। ओके, ठीक है, तो अब एक बार सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 दोबारा देख लेते हैं। सीजीएसटी लेविड ऑन कौन सा? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओके, रेट शुड नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, पेबल बाय ए टैक्सेबल पर्सन। होप आपको ये डेफिनेशन समझ आएगी। इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे टैक्सेबल पर्सन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। ओके, इंटरेस्ट रेट सप्लाई भी समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है? आप राजस्थान में हो, राजस्थान के जयपुर से हो, एंड आप सप्लायर हो, एंड मैं जो हूँ वो जोधपुर से हूँ, एंड मैं रिसिपिएंट हूँ। तो इस केस में क्या है? सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन स्टेट, और इस केस में क्या है? सीजीएसटी लगेगा। ओके, होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2? क्या बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कुछ आइटम्स को, जीएसटी काउंसिल उसको रेकमेंड करेगी। ओके, एंड जब भी वो रिकमेंडेशन आएगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसके बाद इन आइटम्स पे क्या है?
जीएसटी लगेगा, और अभी के लिए इन आइटम पर कोई जीएसटी नहीं है। तो वो आइटम अपने चेक कर लेते हैं। पहला है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एटीएफ, जो प्लेन में जो फ्यूल डलता है वो। ओके, तो बेसिकली 5 आइटम्स ये हैं जिन पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा। वैट लग रहा है या अदर कोई मतलब एक्ट में इनमें टैक्सेस लग रहा है, बट जीएसटी अभी नहीं लग रहा। एंड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोटल 6 आइटम हैं जिन पे अभी तक जीएसटी नहीं लग रहा। ओके, तो इसमें देखो 9(2) में क्या बोला है, यहाँ सेक्शन लिखी भी नहीं है, तो देख लेते हैं 9(2). तो 9(2) बोलती है CGST and IGST of following service has not yet to be levied। अभी तक लेवी नहीं हुआ है। कब लेवी होगा? जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अभी कौन कौन से जो है वो नोटिफाई नहीं किए हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। ओके, ये अभी तक नोटिफाई नहीं हो चुके। अभी सेक्शन देखते हैं अपने 9(3), 9(4) एंड 9(5). ओके, तो बेसिकली जो 9(3) एंड 9(4) की सेक्शन है वो है आरसीएम के ऊपर। आरसीएम होता क्या है? आरसीएम में क्या सीन रहता है कि आरसीएम में सीन रहता है कि रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स होता है। जीएसटी में नॉर्मली होता है जो सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स होता है, बट गवर्नमेंट ने ये 2 सेक्शन जीएसटी एक्ट में डाली है। एंड इनमें बोला है कि अगर ये कोई भी पर्सन ये 2 सेक्शन के अंतर्गत कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो उस केस में रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स होगा, सप्लायर नहीं। ओके, आरसीएम का बेसिकली ये मतलब होता है। ओके, एंड इसके अंदर क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, एंड उस केस में बोल सकती है कि इस इन फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज पे रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स होगा, ना कि सप्लायर। ओके, तो गवर्नमेंट ने भी गुड्स को भी नोटिफाई कर रखा है एंड सर्विसेज को भी नोटिफाई कर रखा है, बट आपके जो सिलेबस में है वो सर्विसेज है, गुड्स नहीं है। ओके, तो अपने सर्विसेज के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आरसीएम नाम के चैप्टर में। ओके, बेसिकली आप अभी यही समझ लो कि गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज को नोटिफाई किया है जिसके अंतर्गत रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स है। ओके, सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली 9(3) की सेक्शन है। ओके, एंड 9(4) भी क्या है? आरसीएम पे। ओके, 9(4) भी देख लेते हैं क्या क्या बोलती है कि सेम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, और नोटिफाई करके ये बोल सकती है कि इस केस में रिसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स होगा। ओके, इसमें गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई है? इसमें गवर्नमेंट ने जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको नोटिफाई किया है। एंड उनको नोटिफाई करके क्या बोला है? आप अगर से स्पेसिफाई नोटिफाई गुड्स किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हो तो उस केस में आप लाइबल टू पे टैक्स होंगे। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो सप्लायर है, वो लाइबल टू पे टैक्स नहीं रहेगा। आप जो रिसिपिएंट हो वो लाइबल टू पे टैक्स होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई ठेकेदार है जो जीएसटी में रजिस्टर है, उसने क्या किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक फिक्स एसेट खरीद ली, ओके, 10 लाख रुपए की, और उस पर मान लेते हैं 10% की रेट से जीएसटी है। अब उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी तो अनरजिस्टर्ड पर्सन उस पर जीएसटी चार्ज करेगा नहीं। ओके, एंड वो क्या रहेगा कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस होगा उस केस में। ओके, तो गवर्नमेंट बोलती कि नहीं नहीं, हमें अपना रेवेन्यू का लॉस नहीं चाहिए। अगर आप रजिस्टर रिसिपिएंट हो, ठीक है, स्पेसिफाई नोटिफाई रजिस्टर पर्सन ऑफ क्लास हो, एंड आप अनरजिस्टर से खरीद रहे हो, तो उस केस में आप ही हमें पे टैक्स करोगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन ना करेगा तो भी चलेगा, पर जो आप जिस रिसिपिएंट हो वो लाइबल टू पे टैक्स रहेंगे। ओके, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है, बाय ए अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाई नोटिफाई गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहे हैं? स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और इसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कौन सा नोटिफाई किया है?
कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ठीक है, तो ये सभी लिखा हुआ है। एंड अभी एक सेक्शन आती है सेक्शन 9(5). ओके, तो उस केस में क्या रहता है कि केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर क्या है नोटिफाई कर सकती है सर्टेन सर्विसेज। तो आप ये डिफरेंस देखिए कि पहले अपने जो 9(3) एंड 9(4) देखा वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज थी, बट 9(5) में गवर्नमेंट कौन सी सर्विसेज को ही रिकमेंड कर रही है। ओके, और वो भी सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, और वो जो ईसीओ है वो, तो उस केस में गवर्नमेंट ईसीओ को ही सप्लायर ऑफ सर्विस मान ले, सप्लायर ऑफ सर्विसेज मान लेगी एंड ईसीओ को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो ईसीओ अब टैक्स कैसे पे करेगा, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपका अगर फिजिकल स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो उस केस में वो फिजिकल स्टैब्लिशमेंट टैक्स पे करेगा। ओके, अगर आपका फिजिकल स्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा, वो टैक्स पे करेगा। और थर्ड केस है अगर आपका स्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी नहीं है, तो उस केस में ईसीओ है उसको इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा एंड वो गवर्नमेंट को पे टैक्स करेगा। ठीक है, बेसिकली ईसीओ अब थोड़ा सा देख लेते हैं ईसीओ एक्चुअल में सीन क्या है ईसीओ का, कौन से ईसीओ पे ये 9(5) लगेगा। तो बेसिकली ईसीओ होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ईसीओ क्या है, ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है। ओके, मान लेते हैं अमेजोन। अमेजोन क्या करता है, बायर एंड सप्लायर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जिसपे वो अपने गुड्स एंड सर्विस को बाय सेल कर सकते हैं। ओके, एंड अमेजोन क्या है कि उनका एजेंट नहीं है। ओके, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू फैसिलिटेट सर्विसेज टू बायर एंड सेलर। उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अमेजोन हम आपको सप्लायर ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं एंड आप ही हमें टैक्स पे करो। ओके, एंड ईसीओ उस केस में एजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ईसीओ समझ में आया होगा। ओके, और कौन कौन टैक्स पे करेगा ईसीओ के पेपर, अगर ईसीओ का स्टैब्लिशमेंट है वो, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अगर दोनों ही नहीं है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपकी जो सेक्शन 9 है 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी अभी कवर होती है। 9(3) ओके का एक सेपरेट चैप्टर लेंगे आरसीएम, उसके अंदर इसमें जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं वो कवर करेंगे एंड ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, एंड अभी देख लेते हैं सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 जो पढ़ी है वो सीजीएसटी एक्ट की चार्जिंग सेक्शन है एंड जो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है वो आईजीएसटी एक्ट की चार्जिंग सेक्शन है। ओके, और इन दोनों सेक्शन में मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि जहाँ 9 में इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सप्लाई बोला हुआ है वहाँ इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई बोला हुआ है। ओके, एंड दूसरा है जो सीजीएसटी एक्ट में जो टैक्स की रेट है वो 20% ऑफ सीजीएसटी, 20 मैक्सिमम 20% है, और वो आईजीएसटी केस में 40% मैक्सिमम हो जाती है। बेसिकली मोटा मोटा डिफरेंस यही है दोनों सेक्शंस में, और बाकी दोनों सेक्शन एक जैसी हैं। ओके, एक बार देख लेते हैं। ओके, और ये बेयर एक्ट से ही देख लेते हैं। आप देखोगे ना तो ये वो सेम बोलेगा शैल बी लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, एग्जैक्ट सेम ही चीज़ बोल रही है दारू को जो लोग पीते हैं, और वही सेक्शन 15 में इसको जो है सीजीएसटी एक्ट की उसमें उसका वैल्यू का डिटर्मिनेशन होगा, जो रेट है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, दूसरा किन पे नहीं लग रहा है अभी, तो वही सेम पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एटीएफ, इन पे अभी तक नहीं लग रहा है। जो 9(2) में देखी थी वही सेम 5(2) में है। थर्ड एंड फोर्थ है वही सेम ईसीयूज़ की, तो ईसीयूज़ को ये आप देखोगे तो सेम ही सेक्शन है जैसा वर्ड बाय वर्ड 9(3) में बोला गया एंड 9(4) में बोला गया। आप एक बार पढ़ लेना और बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। एंड 9(5) भी बिल्कुल सेम है, ये ईसीयू के बारे में, आईजीएसटी के बारे में। ओके, एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से।
तो अभी आपका सेक्शन 9 है CGST का, वो ख़त्म होता है एंड सेक्शन 5 ऑफ IGST ख़त्म होता है। एंड अब अपने इसके बारे में बात सेक्शन 7 पढ़ेंगे जो कि है CGST एक्ट का। ओके, ओके। तो बेसिकली इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। एक सेक्शन 7 है, एक सेक्शन 8 है एंड सेक्शन 7 में 3 शेड्यूल भी आते हैं, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। ओके, ये आपका बेयर एक्ट का पोर्शन है जो अपनी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेक्शन 7 का 1 का ये है। ओके, सेक्शन 7 का 1 का ये बोलता है सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, क्या है, सेल्स है, लीज है, रेंट है, लाइसेंस है, एक्सचेंज है, बार्टर है, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है। ओके, डिस्पोजल है। ओके, गुड्स और सर्विस और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर ए पर्सन बाय ए पर्सन, सॉरी, बाय ए पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, ये बेसिकली सेक्शन 7(1) का ए है, ठीक है। तो सेक्शन में बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज हुई है, तो अपने 1 बाय 1 उसको देखते हैं, ठीक है। पहला जो टेक्निकल टर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज, जो अपने पीछे पढ़ के आ चुके हैं। गुड्स क्या है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग क्या है, एक्शनेबल क्लेम है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है। ओके, एंड सर्विसेज क्या है, अदर देन गुड्स, एक्सक्लूड क्या क्या है, मनी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूड क्या क्या है, आप मनी का कोई करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जो कन्वर्ट करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वही सर्विस है। ओके, एंड दूसरा क्या है, आप सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं, सिक्योरिटी को अरेंजिंग एंड फैसिलिटी करवाने की सर्विस दे रहे हैं, तो उस पर GST आएगा एंड वो सप्लाई के स्कोप में। फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसे, कंसिडरेशन मनी में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, मनी इन काइंड में भी हो सकता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। एंड थर्ड वन है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली मान लो आपका एक कार का शोरूम है एंड उसमें आप कार को सेल करते हो। ओके, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स आपका बिजनेस का। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका कार का शोरूम भी है, ओके, आप कार भी सेल करते हो, पर ओकेजनली कभी बाइक सेल कर दी, कभी ऑटो सेल कर दिया, या कुछ भी ऐसा, कभी गोल्ड सेल करते हो, कुछ भी ऐसा जो एंसिलरी है, ओके, जो आप फ्रीक्वेंटली नहीं करते, कभी कभार करते हो, तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, तो GST लगेगा। थर्ड एग्जांपल ये देखते हैं, मान लो मैं एक पर्सन हूँ, ओके, मेरे पास मेरी पर्सनल कार है और मेरा कोई कार का कोई शोरूम नहीं है। ओके, मैं मेरी पर्सनल कार को सेल कर रहा हूँ या पर्सनल ज्वेलरी को सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में ये सप्लाई नहीं है। ओके, क्योंकि ये किस में, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आता। ओके, होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो अभी ये देखो, गुड्स भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है, सर्विस भी इन्होंने डिफाइन कर रखी है, एक बार पढ़ लेना, सेम है जो अपनों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर क्या है, और चीज़ भी दिखाई है, जैसे सेल दिखाया है, ट्रांसफ़र दिखाया है, बार्टर दिखाया है, एक्सचेंज, रेंट, लाइसेंस, डिस्पोजल, लीज। तो उस केस में क्या है, तो इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे सेल का एग्जांपल क्या हुआ, आपने बाहर से कोई गुड्स खरीदा, पेमेंट की, वो सेल है नॉर्मल। तो इंस्टीट्यूट ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, वो देख लेते हैं। सेल है, सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। शॉपकीपर ने बायर को पेन सेल किया है, आफ्टर द सेल जो पेन है वो कौन सा, बायर को बिलोंग करता है, एंड इस पर सेलर का अभी कोई राइट नहीं है, मतलब जितने भी राइट्स है वो बायर को ट्रांसफ़र हो गए। बेसिकली ये सेल है। ट्रांसफ़र का भी एक एग्जांपल दिया है, ए कंपनी ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू ए डिपो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी है जो अपना एक स्टेट, दूसरी स्टेट में, विद इन स्टेट कोई डिपो है मान लो, ठीक है। उस केस में वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी
ने मैन्युफैक्चर किया गुड्स एंड पर्टिकुलर डिपो ब्रांचेस में सप्लाई कर दिया, तो वो है ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र भी क्या है, सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। बेसिकली वो सेल नहीं है, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपने ट्रांसफ़र भी किया है तो वो भी सप्लाई है एंड उस पर भी जीएसटी दो हमें। ओके। बार्टर क्या रहता है, बार्टर मतलब मान लो आप चार्टेड अकाउंटेंट हो एंड आपका फ्रेंड डॉक्टर है, तो आपका जो डॉक्टर फ्रेंड है आपको मेडिकल की सुविधाएं दे रहा है एंड आप उसको फाइनेंशियल जो भी अपनी सर्विसेज हैं वो दे रहे हो, और आप उसमें कोई भी मनी नहीं है, वो आपको सर्विस दे रहा है, आप उसको सर्विस दे रहे हो, तो ये प्योरली बार्टर का ट्रांजेक्शन है। ओके, ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, 4 नंबर बहुत देख लेना। एंड एक्सचेंज, एक्सचेंज अभी देखो बिग बिलियन सेल आई हुई है, ओके, और फ्लिपकार्ट की एक सेल आई हुई है, तो उसमें क्या है कि आप है ना कोई भी पुराना गुड्स दो, उसको एक्सचेंज करो, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो एंड नया गुड्स लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, एक्सचेंज का। ओके, एग्जांपल है, आप देख लेना एक बार, समझ आएगा आपको। ठीक है, लीज रेंट लाइसेंस डिस्पोजल। लीज क्या रहता है, जैसे आपने कोई लाइसेंस है, वो लाइसेंस है जो किराए पे दे रहे हैं। ओके, दूसरा क्या है, लीज। लीज दो तरीके की, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, जिसके अंदर अपनी एसेट्स किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए, ओनरशिप अपने पास ही है। ठीक है, बेसिकली ओनरशिप ऑपरेटिंग लीज में अपने पास रहती है। फाइनेंशियल लीज पे ऑप्शन आ जाता है कि अब चाहे तो बायर ले ले उसका ओनरशिप, चाहे सेलर रख ले, उसमें कोई इशू नहीं। एंड डिस्पोजल, रेंटल, रेंट में आप कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है, तो वो भी सप्लाई सर्विस के स्कोप में आ रहा है। एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या, अपनी कोई एसेट को डिस्पोज कर रहे हो, तो वो भी इसके सप्लाई के स्कोप में आ रहा है। ओके, एक बार ये पढ़ लेना आप। ठीक है, अभी क्या है, कंसिडरेशन, मतलब कुछ पैसा तो आना चाहिए ना, कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन को भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। देखो ये एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट से अपने देख लेते हैं कंसिडरेशन का क्या मतलब है। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज द सप्लाई, मनी में भी हो सकती है, किसी और में भी हो सकती है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोर्सिबल इन द सप्लाई। ओके, कौन कर रहा है, रिसिपिएंट करेगा सप्लायर को, पहला। दूसरा क्या करता है, रिसिपिएंट के थर्ड पार्टी को भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। एक एग्जांपल देखते हैं, जब मान लो आप जो है वो जयपुर में रहते हैं, ओके, एंड आपका सप्लायर है बॉम्बे का। ओके, तो आपके सप्लायर, आपने अपने बॉम्बे के सप्लायर से कोई गुड्स खरीदा, उसने ट्रांसफ़र कर दिया, ओके, बाय वे ऑफ रोड। जब भी आपके पास वो आएगा डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी होने के लिए गुड्स, उस केस में सप्लायर क्या बोलेगा कि भाई मेरे बिहाफ पर इसको 1,000 रुपये ये जो डिलीवरी चार्जेस है वो पे कर दो, एंड मैं वो जो 1,000 है उसकी वैल्यू में से लेस कर दूंगा, गुड्स की वैल्यू में से। तो उस केस में क्या, डायरेक्ट सप्लायर को तो नहीं गई पेमेंट, थर्ड पार्टी को गई, तो थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट जा रही है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो वो भी क्या है, कंसिडरेशन के आएगा। ओके, इसमें एक्सक्लूड किसको किया है, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं ना कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। पहला एग्जांपल है, अगर अपने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मंदिर ही है, ओके, एंड उसको अपने कोई डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो डोनेशन जो दे रहे हैं वो कंसिडरेशन है या नहीं है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। बेसिकली आप नॉर्मल जाके डोनेशन दे रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप डोनेशन दे सकते हो, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, गवर्नमेंट बोल रही है। बट आप क्या कर रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो एंड उसके साथ साथ जो ट्रस्ट है या कोई भी मंदिर है उस पर आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो अपना। ओके, उस केस में क्या गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये कंसिडरेशन जो डोनेशन दे रहे हो वो एडवर्टाइजमेंट उसका में कंसिडरेशन में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके, यही बोला गवर्नमेंट ने। और दूसरा क्या बोला, जैसे आप बहुत सारे आर्ट पेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी जो पेंटिंग है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या विद इन द स्टेट जहाँ भी आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन लगता है वहाँ सेंड करते हैं। ओके, और वहाँ वो पिक्चर्स डिस्प्ले होती हैं, आर्ट डिस्प्ले होती है, तो उस केस में क्या होगा, तो अभी तो उन्होंने ट्रांसफ़र जस्ट ट्रांसफ़र किया, ओके,
वहाँ आएंगे लोग, वो देखेंगे, पसंद आएगी, बाय करेंगे, तो बाय करने के बाद ही जीएसटी आएगा। ओके, मतलब डिस्प्ले कर दिया आपने तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बेसिकली कहने का इनका मतलब ये है। ओके, एंड थर्ड है नो क्लेम बोनस। एक बार आप पढ़ लेना। ओके, और पूरा आप देख लोगे तो इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है गवर्नमेंट ने। ओके, ये सेम बोला है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बेसिकली अपने ने एग्जांपल लिया था कार के शोरूम वाला, तो वो ही इसमें लिखा हुआ है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, बट इसमें जो है एक चीज़ और दे रखी है, बिजनेस। बिजनेस में क्या इंक्लूड होगा, तो वो अपनी बार देख लेते हैं। बिजनेस में क्या होगा, आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, क्या वो तो बिजनेस है ही है। उसके साथ कोई इंसिडेंटल एंड एंसिलरी एक्टिविटी कर रहे हो। अपने केस में क्या कर रहा था वो पर्सन, कार तो सेल कर ही रहा था, उसके साथ क्या सेल कर रहा है, बाइक भी सेल कर रहा है, ज्वेलरी भी सेल कर रहा है। ओके, या एनी एक्टिविटी ऑफ सम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम। ओके, नो कंटिन्यूटी, तो उस केस में भी क्या है, वो कभी कभार सेल कर रहा है, उसका वॉल्यूम नहीं है, उस केस में भी गवर्नमेंट को जीएसटी लगेगा। ठीक है, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या सीन रह रहा है कि इन द कनेक्शन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोज बिजनेस, आप क्या कर रहे हो, या तो कोई बिजनेस कमेंसमेंट कर रहे हो एंड या कोई बिजनेस क्लोज कर रहे हो, उसके उस टाइम अपनी जो एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है एंड जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो भी गवर्नमेंट बोलती है कि बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अभी कोई क्लब है, एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में वो भी बिजनेस है। एडमिशन और कंसिडरेशन एनी परमिशंस। ठीक है, अगर क्या कर रहे हो आप किसी में जाके परमिशन ले रहे हो, उसके लिए आप क्या है कोई पेमेंट कर रहे हो, तो जो पेमेंट कर रहे हो वो भी सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। ओके, सॉरी, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा, उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। ओके, सर्विस एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हो, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ओके, ये आप देख लेना, एक्टिविटी ऑफ हॉर्स रेस क्लब की है, उसमें भी ये बिजनेस ही मान रहे हैं। और अब अगर कोई गवर्नमेंट लोकल बॉडी, ठीक है, वो भी कोई बिजनेस मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रही है, इसमें वो सप्लाई कर रही है, तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली बिजनेस को, जितना भी बिजनेस है गवर्नमेंट, जो भी छोटे मोटे आ सकते हैं, उनको सभी को बिजनेस में इंक्लूड कर लिया। ओके, एंड बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो वाइड बना दी गई है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। देखो, ऋषभ बाय ए कार ऑन इन पर्सनल यूज आफ्टर द ईयर्स। इस अब मतलब एक वो उसने खरीदी है एंड वो सेल कर रहा है, क्या इस पर जीएसटी आएगा, सीजीएसटी आएगा? तो बोलता है कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, पर्सनल है ना, और वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा। अगर बिजनेस कर रहा होता तो उस केस में ये जीएसटी के स्कोप में आ जाते। ठीक है, ये वही गोल्ड वाला एग्जांपल है, एक बार आप देख लेना। और ये पेंटिंग वाला है। ये अपने जो भी पढ़ा है उसके एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे पर देख लेना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, ये अभी आपका कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद अपने करते हैं सेक्शन 7(1) का डबल ए। तो बेसिकली 7(1) डबल ए क्या बोलता है कि आप हैं इन अनइनकॉर्पोरेट एओपी एंड बीओआई, एंड आप अपने मेंबर्स को कोई सर्विस कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, किसको? अपने मेंबर्स को। एंड आपका मेंबर आपको गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओई हो तो भी आपको जीएसटी लगेगा, एंड मेंबर को भी लगेगा सेम टाइम, अगर मेंबर ट्रांसफर कर रहा है। ओके,
इसके बारे में ये बोला गया है सेक्शन 7AA। इसमें देख लेते हैं अपने। ठीक है, ये AA का सेक्शन है, बियर एक्ट से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और वाइसा वर्सा फॉर ए कैश डेफर पेमेंट एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, ओके। तो ये बेयर एक्ट में लिखा है, पर इसका मतलब क्या है कि अनइनकॉर्पोरेट एओपी एंड बीओआई है जो अपने मेंबर्स को क्या गुड्स सर्विस और बोथ, इसको मेंबर को एंड मेंबर भी इनको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी आएगा। अगर इनकॉर्पोरेटेड है, अनइनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो उस केस में तो जीएसटी आना ही आना है। बेसिकली ये जो क्लोज डाला है वो अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी एंड बीओआई को स्कोप में लाने के लिए डाला है। ओके, तो इस केस में जीएसटी आ रहा है। ओके, रियल एग्जांपल लेते हैं अगर, तो अपन देखते हैं क्लब महिंद्रा। ठीक है, क्लब महिंद्रा क्या करता है, अपने मेंबर्स क्या है होटल की सर्विसेज दे रहा है एंड और भी बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, एंड उससे कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है मेंबर से, मेंबर फीस के नाम से। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो क्लब मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो जीएसटी के स्कोप में आएगा। एंड अगर ये उल्टा होता, अगर मेंबर्स गुड्स और सर्विसेज किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लब महिंद्रा को, ओके, तो भी ये जीएसटी के स्कोप में आएगा एंड तभी भी जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है, बट कंडीशन क्या है कि वो अनइनकॉर्पोरेट होना चाहिए। ओके, अगर और कॉर्पोरेटेड है तो उस केस में तो जीएसटी आना ही आना है। इनकॉर्पोरेटेड है तो जीएसटी आना ही आना है। ये बेसिकली अनइनकॉर्पोरेटेड को उसका को स्कोप में लाने के लिए किया गया गवर्नमेंट ने। ठीक है, 7(1) का बी, 7(1) का बी क्या बोलता है, आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से। ठीक है, और उसके बदले में कंसिडरेशन पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो सर्विस आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है आपने आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सर्विस इम्पोज की, ठीक है, इंपोर्ट की, कंसिडरेशन पे किया, ठीक है, तो उस पर जीएसटी आएगा, चाहे आप बिजनेस में यूज़ करो नहीं करो, कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अमेजोन प्राइम का एनुअली सब्सक्रिप्शन लिया, ओके, तो उस केस में जीएसटी आएगा, चाहे आप उसको बिजनेस में यूज़ करो नहीं करो, कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, ओके, तो उस केस में भी सेम ही है, आपको उस पर जीएसटी लगेगा। दैट्स इट। ओके, और आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, और यही यहाँ एक्ट में लिखा हुआ है, बट यहाँ एक नोटिस करना है, ये सर्विस के बारे में, गुड्स के बारे में नहीं है। ओके, एंड सी द सेक्शन 7(1) का सी, 7(1) का सी क्या बोलते हैं, कि कुछ कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे, ओके, विदाउट कंसिडरेशन है, बट अगर वो जो ट्रांजेक्शन है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो हम उस पर जीएसटी लगा देंगे, चाहे कंसिडरेशन है या नहीं है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, और ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं इनको कल अपने कवर करेंगे, और आज के लिए अपना इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ना समझना, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई दूँ। ओके, एंड आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।